हुआ है ना रिकॉर्डिंग? यस सर। ओके। अच्छा देखो, लास्ट वीक हम लोग जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में लास्ट वीक हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ाई किया था। क्या याद है आप लोगों को? अरे जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किया था। घर पे आप लोग गो थ्रू किए हो क्या? रोशनी, है दादा। ज्योति, यस सर। बोले बोझा गया तो समझ में आया होगा। हाँ। क्वेश्चंस वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट के मैट के नीचे हैं उसको भी अगर पढ़ोगे ना समझ आ जाना चाहिए। फिर भी डाउट हो तो पूछना जरूर। अच्छा, आज एक न्यू लॉ पढ़ेंगे सर, ठीक है? आज एक न्यू लॉ पढ़ेंगे और आज का लॉ का नाम है सर इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है? इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, टॉर्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है? आईटी एक्ट पढ़ चुके हैं। देखो सर, देखते देखते काफी सारा हो गया और भी हो जाएगा, मैं करा दूंगा। अच्छा, आज पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वेरी इंटरेस्टिंग सा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पता है ना सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया है और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये भी इंडियन एविडेंस एक्ट भी आया है आपका 1872 में। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? सिंपल है सर, हम लोग कोर्ट में केस करते हैं किसी के अगेंस्ट में। तो जैसे मानो कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा एक क्या बोलूं सर, मतलब सुपरहिट केस चल रहा था। सुपरहिट जैसे मूवीज में सुपरहिट केसेस चलता है ना, सुपरहिट ड्रामा। तो रिसेंटली हमारे इंडिया में एक बड़ा ड्रामा चल रहा था, ड्रामा बोलो जो भी बोलो, तो रियल फैक्ट्स, शाहरुख खान का बेटा का बात है, ठीक है? ऐसे उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था। ऐसे मैं ये और भी केसेस है, बट मैं ये वाला बात इसलिए कर रहा हूँ, इट्स कनेक्टेड विथ, ठीक है? मतलब हम लोगों को इजीली कनेक्ट कर देता है इसलिए। बाकी बहुत सारा केसेस डे टू डे बेसिस में कोर्ट में जाते हैं, फिर वहां पर प्रूव होता है, ठीक है? तो एक बेसिकली पॉइंट ये है सर, अगर कोई किसी के अगेंस्ट में कोई केस लाता है तो प्रूव करना पड़ता है ना। अरे अगर मानो कि आप किसी को पकड़ के जेल में मतलब कोर्ट में लाते हो, तो क्या आपको प्रूव तो करना होगा कि भाई ये इंसान गलत है? यस और नो? या फिर ये इंसान सही है? सही हो या गलत, मतलब इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा आपको। कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या है आप दादा। लोगों यस को सर। है ना? तो बेसिकली ये एविडेंस एक्ट इज कनेक्टेड विद दैट पॉइंट कि आपके पास प्रूफ तो आप करोगे, बट प्रूफ करने के लिए आपको क्या फॉलो करना होता है? ये प्रूफ करने के लिए आपको एविडेंस फॉलो करना होता है ना, कि भाई आप किसके आधार पे प्रूफ करोगे। मतलब जो कोर्ट में जज बैठे होते हैं, जो लॉयर्स लड़ाई लड़ते हैं केस को, वो एक्चुअली किसके बेसिस में प्रूव करता है? एविडेंस के बेसिस में प्रूव करता है। तो दैट एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है? तो ये एविडेंस एक्ट 1872 एग्जैक्टली इसी रीजन से बना हुआ है। चलो सर, देरी नहीं करना है, आप लोगों को फटाफट एविडेंस एक्ट का पूरा ए टू जेड समरी समझाते हैं कि भाई एविडेंस एक्ट है क्या। और उसके बाद आप अपने सीएस इंस्टीट्यूट की किताब में जाना, वहां पर ना आपको काफी सारा इलस्ट्रेशंस मिलेगा, मस्ट सॉल्व सर, ठीक है? लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी होल ओवरव्यू। एंड उसके साथ साथ आपका जो आप लोगों के पास जो टेस्ट पेपर्स है ना, मतलब टेस्ट पेपर इन द सेंस जो स्कैनर टाइप में जो भी है आपके पास, अब वहां से भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो। ये सिर्फ नॉट दिस चैप्टर, सभी चैप्टर्स के साथ आप कनेक्टेड करके करते रहना। कॉन्सेप्ट समझना, इंस्टीट्यूट के मैट में इलस्ट्रेशन देखना, और जो भी स्कैनर्स वगैरह है वहां से क्वेश्चन देखना कि इतना सालों में क्या क्या सवाल आया है। वहां पर कुछ डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है? ओके, चलो मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया था, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। क्या स्क्रीन शेयर है सर? हेलो? है दादा। तो फिर चले देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। दिस इज आप लोग का मैट है ये इंस्टीट्यूट वाला। तो इंस्टीट्यूट अपने मैट में इसको, ज्योति दिखाई दे रहा है कि नहीं? ज्योति का साउंड नहीं है। यस सर, वो ओके, सर्दी है ना इसलिए मैं नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ज्योति, ठीक है। अब मणिपुर से आके तुम सर्दी लगा लिए क्या?
देखो सर, learning objectives, the law of evidence may be defined as a system of rules of ascertaining controverted questions of fact in judicial inquiries. मैं आपको इसको थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। तो बेसिकली ये इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, 1872 जो मैं आपको बोल रहा था, है ना, 1872, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872, वैसा ही इंडियन एविडेंस एक्ट इज आल्सो 1872, ठीक है, जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे वो लॉ भी आया 1872 में, ये भी आ गया 1872 में। अब सर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में इजी वे में समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। सिंपल बात है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फेस ऑफ टू बी प्रूव्ड। मेन बात है कि सर आपको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए यू नीड एविडेंस, है ना, जो भी बातें हैं आपको प्रूव करना है। आप किसी के अगेंस्ट में केस करते हो, कर सकते हो, जैसे मैं बोला ना, शाहरुख खान का बेटा का ड्रग्स केस हो या फिर सुशांत राजपूत के अगेंस्ट में केस हो, ठीक है, तो जैसे शाहरुख खान का बेटा का रिसेंट अगर मैं बात करूं आपसे, उसके अगेंस्ट में ये प्रूफ था कि वो ड्रग्स का नशा करता है या फिर ड्रग्स डीलिंग्स भी कर सकता है। ऐसा काफी सारा चार्ज लेके उसको काफी दिन तक रखा गया, उसके बाद उसको बेल मिला हाल फिलहाल में। लेकिन अब डिसीजन ये है कि जब कोर्ट ऑफ लॉ में जो बैठे हुए हैं, जो कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस है, जो लॉयर्स है, ठीक है, या फिर जो पुलिस उसको लेके गया था और जो गवर्नमेंट का लॉयर्स उसके अगेंस्ट में काम कर रहा था, तो उसको प्रूव करना होगा कि भाई ये गलत है, ये इसलिए गलत है। तो रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, देखो सर ये जो भी मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, मुझे किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं, बिकॉज ये हमारे साथ कनेक्टेड वर्ल्ड में हुआ है, तो इसीलिए मैं ये सब एग्जाम्पल्स यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी को मैटर, सर ये सब एग्जाम्पल छोड़ो, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है, इमोशंस का बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। आप लोगों को अभी बड़ा मतलब ओपन हार्टेड होके ना, आप लोगों को हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब क्या, मान लेना नहीं, आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल्स यूज करता हूँ। आप लोग जानते हो, बाकी जैसे बिजनेस लॉ में भी हो या कंपनी लॉ, हर जगह में चलता रहता है। अच्छा, तो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फेस टू बी प्रूव्ड, स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस, फैक्ट्स इन विच एविडेंस कांट बी गिवन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। प्रिजम्पशंस क्या है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, oral documentary and circumstantial evidences, very interesting sir and very important also। presumptions क्या होता है, estoppel, another interesting few thing, ठीक है, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके एविडेंस एक्ट पे चर्चा आपसे अभी करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक समरी नोट्स है, तो मैं वो समरी नोट्स से आपको थोड़ा बताता हूँ। तो चलो देखो कि किस तरह से एविडेंस एक्ट आपको समझना चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आया है, इज ओरिजिनली पास्ड इन इंडिया बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1872। फिर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसका था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश राज का था, ठीक है, ब्रिटिश राज। आपको साल देख के समझ में आ जाना चाहिए ना। 1872 में भारत कौन सा भारत था, 1872 में भारत भारत नहीं था सर, 1872 का भारत कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, भारत इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। तो ऑब्वियस बात है, ऑन दैट पीरियड जो भी लॉ पास हुआ होगा वो ब्रिटिश राज का ही होगा, इसमें तो कोई सेकेंड ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो 1872, अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर तो फिर 1872 का रूल अभी भी चलता है। अरे सर, अभी भी देश ठीक से पैरों में खड़ा नहीं हुआ, और ब्रिटिश जाने के बाद बहुत कुछ विरासत में छोड़ के गया है, ठीक है, बहुत कुछ देके गया है, अब उसी को लेके चल रहा है सर। उसी में काफी सारा अमेंडमेंट भी किया गया है, ठीक है। ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लोग जो भी रूल बनाता था उसको अल्टीमेटली उस पर काम इंडियंस ही करते थे, और काफी सारा चीज एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों का मतलब और नया चीज सीखने को मौका नहीं मिला, ठीक है, मतलब इसीलिए उन्हीं का रूल्स रेगुलेशंस लेके दिमाग में हम लोग बिठाते जाते हैं, और वही हम लोगों को पढ़ना भी पड़ता है। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो अलग बात, और बाद में आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग थोड़ा और मैच्योर हो जाओगे कि क्या भारत का पुराना जो सिस्टम था वो सही था या फिर ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिस्टम है वो सही है। अब सही गलत में बात नहीं करेंगे, चुपचाप करंट एविडेंस एक्ट में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता है, मुझे मेरा थोड़ा सा टेंडेंसी रहता है कि भारत का पुराना सिस्टम को लेके मैं हमेशा, मेरा मानना है कि इंडिया का जो पुराना रूल है ना, पुराना इन द सेंस जो 1000 years बैक, ठीक है, स्पेशली चाणक्य के टाइम का, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, मेरे को ना बड़ा ये सब में दिलचस्पी आ जाता है। बट डोंट वरी, चलो करेंट ब्रिटिश सिस्टम से जो जुड़ा हुआ लॉ है इसी को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश राज कंटेन्स a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian court of law, ठीक है।
अब इसके बारे में, ये इनका जो सिस्टम के टाइम पे जो बना हुआ था, ठीक है, लोगो बोलो या जो भी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल उनका लोगो हुआ करता था। सिटीजन, ये एक्ट नंबर 1 1872, ठीक है, इसमें से दिया गया था। टेरिटोरियल, इंडियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, बनाया गया था। इनेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उन दिनों का बात है। इनेक्टेड इन 15 मार्च 1872, उन दिनों का बात है। एंड कमेंस फ्रॉम 1 सितंबर 1872। सर थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। और स्टेटस क्या है इसका? फोर्स, मतलब अभी भी एप्लीकेबल है। मतलब 1872 में जितना एप्लीकेबिलिटी था, आज भी उतना ही एप्लीकेबल है सर, आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आप लोगों को फीलिंग आएगा कि आप ब्रिटिश पीरियड में हो, बट साथ में काफी सारा अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है, साथ में काफी सारा अमेंडमेंट भी हुआ है। इस समरी कंटेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा, एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस इन 4 क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, 4 सवाल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, 4 सवाल, ठीक है। एविडेंस एक्ट को 4 क्वेश्चंस में आपको समझाया जाएगा, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, the enactment and adoption of the Indian Evidence Act was a path-breaking judicial measure introduced in India. It's a very path-breaking माना जाता है। Because path-breaking क्यों? Because इससे पहले ना, मतलब एक्चुअली ब्रिटिश जब इंडिया में था, ऑन दैट पीरियड इंडिया काफी बिखरा हुआ था, ठीक है। और बेसिकली ब्रिटिश ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा इंडिया, एक्चुअली देखो, किसी के रूल में रहते रहते जो हालत होता है, अगर आपका खुद का पहचान कोई छीन लेता है तो आपका क्या रहेगा? आपके अंदर यूनिटी रहेगा क्या? अरे अगर आपका पहचान कोई छीन ले तो आप यूनाइटेड थोड़ी ना रह पाओगे। तो उन दिनों ना भारत भारत के हिसाब से नहीं हुआ करता था। भारत में कास्ट, रिलीजियस, इतना ज्यादा बाइफर्केशन चालू हुआ था, तो किसी भी लॉ को, मतलब किसी भी मैटर को प्रूव करना ना, ये लोकल मैटर हो जाता था। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रूल चलता है, ठीक है, मतलब इंडिया एक यूनाइटेड नेशंस नहीं हुआ करता था ये। और एक्चुअली ब्रिटिश भी यही चाहता था कि इंडिया यूनाइटेड ना रहे। और उससे पहले मुगल एरा था, उन दिनों तो और भयंकर कुछ सिचुएशन या उसके बारे में जितना मैं कम बोलूँ उतना है, ठीक है। आफ्टर द ब्रिटिश आया तो इंडिया काफी बिखरा हुआ था सर, बहुत, मतलब आज का इंडिया फिर भी काफी बेहतर हुआ है सर, काफी। अभी भी हम लोग एक नेशंस नहीं बन पाए, बट फिर भी पहले से काफी अच्छा, ठीक है। मतलब जिस तरह से चल रहा है, अगर इंडिया एज ए नेशंस बन रहा है सर, ये सीरियसली, मतलब फिर से शायद वो चाणक्य, चंद्रगुप्ता, सम्राट अशोका, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, इस तरह का जो एम्पायर था, जिनके टाइम पे भारत अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, ठीक है, भारत का पूरा एकदम टेरिटरी हुआ करता था, ईरान से लेके, ठीक है। तो वो दिन फिर से आ सकता है। हाँ, शायद टेरिटरी नहीं बढ़ेगा, टेरिटरी जितना है उतने में ही अभी खुश रहना पड़ेगा। बट ये जो बिखरा हुआ भारत का एक प्रॉब्लम क्या था जानते हो? बिखरा हुआ भारत का प्रॉब्लम ये था कि जब किसी के अगेंस्ट में कोई केस को प्रूव करना है ना, तो प्रूव करने में बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट लॉ, और डिफरेंट लॉ और उनका डिफरेंट कास्ट सिस्टम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम था, which engaged in the entire system of concept pertaining to admissibility of evidence in the Indian Code of Law. Until then, the rules of evidences were based on the ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम। मतलब ब्रिटिश जब यहाँ पर चल रहे थे उन दिनों, भारत में बोला ना आपको कि भारत टोटली बिखरा हुआ था। एक्चुअली कोई बोलेगा तो फिर तो ब्रिटिश ने अच्छा काम किया, अरे नहीं, वो तो और बिखराया ताकि, और इसलिए मतलब और ज्यादा सेपरेट कर दिया ताकि वो रूल कर पाए, ठीक है। तो ये तो सिस्टम नॉट जस्ट ब्रिटिश, उससे पहले जो भी रूल करने आया है भारत में, सबका एक ही रूल है कि भाई सबको डिवाइड कर दो, सब डिवाइड कर देंगे तो हमारा राज चलेगा। सिंपल है। कभी इसको पैसा खिलाता है, कभी उसको पैसा खिलाता है, बस इस तरह से पैसा दे देता है। उस टाइम पे पैसा नहीं, धन बरसाता था सर, मतलब बेसिकली वेल्थ देके सबको अपने तरफ खींचने का एक टेंडेंसी था, लुटेरा था सब सर। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि until then the rules of evidences were based on traditional legal system of different social groups and communities of India, and were different for different people depending on caste, community, faith, social position, सबका अलग अलग होता था। लेकिन सर इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लॉ बनाया गया ताकि वो सारा भारत में ब्रिटिश अप्लाई कर पाए। एक्चुअली आप देख पा रहे हो सर, ये चीज ब्रिटिश ने तब किया जब ब्रिटिश
का भारत में उनका रूल चलता था 1600, मिड 1600, मतलब 1650 60 से इंडिया में वो लोग काफी अपना बेस बना लिया था। फ्रॉम 1700 ऑनवर्ड्स वो लोग काफी स्ट्रांग हो गया था, और 1800 के स्टार्टिंग से ही वो लोग बहुत ही पावरफुल बन गया था। और 1800 के बाद से देखो सर 1872, मतलब जाने से, मतलब इंडिया छोड़ा कब, 47 को, 47 से कितना दिन पहले, जस्ट 70 साल पहले, 60-70 ईयर्स, तब मतलब ब्रिटिश को पता चल गया था कि ये एम्पायर तो हमारा ही है। 1870 मतलब फुल ऑफ ब्रिटिश राज, और तब उसको लगा कि नहीं, इस तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, सेपरेट मतलब डिवाइड एंड रूल करके मुश्किल हो रहा है, लीगल सिस्टम को और कंट्रोल करना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग लास्ट में जाके, जब उनको लग रहा है कि भाई भारत को पूरा एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए, तब ऐसा ऐसा रूल बना रहा है कि जिसमें रूल क्या है, सिंपल बात है कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ लॉ, ताकि पूरा देश को एक सिंपल लॉ में बांधा जाए। रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा रूल है, बट क्यों उस टाइम पे उनके मन में चल रहा था, पहले क्यों नहीं कर पाया था, इसलिए ये मेरा मानना है। द लॉ इज मेनली बेस्ड अपॉन द फर्म वर्क बाय सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन, ठीक है, फिट्जेम स्टीफन, इनका काम है सर। इन्होंने बेसिकली बहुत अच्छे से सोचा, और सोच के इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाया, ठीक है, जिसमें पूरा भारत के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंपल है, एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस लॉ है, ताकि प्रूव कर किया जाए। तो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे तो आपको पता है सब चीज में इंटरेस्टिंग बोलता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एविडेंस को कैसे प्रूव किया जाए, ये कोई जोक नहीं है सर। कोर्ट में मतलब ईयर ऑन ईयर कितना केसेस पेंडिंग रह जाता है, और उसको प्रूव करना, प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ही मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अरे रोशनी, ज्योति, तथा क्लियर हो रहा है ना एविडेंस एक्ट क्या काम करता है, किस तरह से काम कर सकता है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। Yes, sir. इंडियन एविडेंस एक्ट, Yes, sir. identified as Act number 1 of 1872 and called the Indian Evidence Act 1872, has 11 chapters. Point to be noted sir, हाँ, इसमें 11 chapters हुआ करता है, 167 sections हुआ करता है, and came into force on 1st September 1872. At that time, India was a part of British Empire. Over a period of more than 125 years since its enactment, मतलब आने के बाद 125 साल हो गया, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के लाने के बाद, The Indian Evidence Act has basically retained its original form. अभी भी original form नहीं है, except certain amendments from time to time. अभी भी वैसा ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस करने का जरूरत अभी भी गवर्नमेंट को नहीं लगा सर, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं लगा। मेनली जो अमेंडमेंट हुआ है दैट इज 2005 में क्रिमिनल लॉ में कुछ अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है, मतलब एविडेंस के तौर पे। तो बस बस थोड़ा बहुत अमेंडमेंट छोड़ के ज्यादा कुछ अमेंडमेंट का एरिया नहीं रहा, अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में ये एक्ट है। इसका एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब कहां कहां तक ये अप्लाई होता था और अभी कहां कहां होता है, आपको देखो सर, इसीलिए हमेशा भारत ओपन करके आपसे बात करता रहता हूं कि भाई रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल पहले था। भारत एक बहुत पुराना हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री तो रिसेंट हिस्ट्री है। तो रिसेंट हिस्ट्री में ही क्या हुआ है देख लो। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला सर? 15 अगस्त 1947 में, है ना। द एक्ट कंटिन्यूड टू बी इन फोर्स थ्रू आउट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूरा भारत रिपब्लिक में ये फॉलो होता था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये रूल नहीं चलता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, मतलब 47 के टाइम का बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में ये रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, ठीक है। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, कब तक? बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस तक। सर ये लॉ भारत का चल रहा है कि दूसरा कंट्रीज का चल रहा है? अरे सर ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेके बात हो रहा है ना, और ये जो कश्मीर को लेके बात हो रहा है ना, एक्चुअली इनको लेके 47 के बाद इतना सारा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है ना, तो कभी किसी पे, एक्चुअली ये सब भारत ही है ना, these are all actually parts of India always, but ये recent हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, कुछ पॉलिटिकल, इसको तो मैं पॉलिटिकल करप्शन मानता हूँ, ठीक है, तो जिसके कारण ये सिचुएशन आज हम सबको देखना पड़ रहा है। मतलब एक्चुअली दुनिया में ना कुछ ऐसे पावर है जिनका मानना ऐसा है कि भाई दुनिया में लड़ाई लगा दो और उनका हथियार बेच, मतलब वो लोग बेच पाए, सिंपल बात है। तो ये कुछ पावर है, स्पेशली वेस्टर्न पावर,
जिनका मेन एक ही मकसद है, शांति से उनका ना कोई लेना देना नहीं है, बस सब लड़ते रहे। भारत बांग्लादेश के साथ भी लड़ ले, उनसे भी काम कर लेगा, पाकिस्तान के साथ तो मतलब एक अलग लेवल का दुश्मनी है, बस लड़ते जाए और उनका बिजनेस बढ़ता जाए, ठीक है। लेकिन सर इम्पोर्टेंस ही क्या है यहाँ पर, आप देखो कि ये लॉ जो है ये इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इंक्लूडिंग, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस तक, सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इन 26 मार्च 1971, ठीक है, उसके बाद इट इज द यूज थ्रूआउट बांग्लादेश, इट इज इन द यूज थ्रूआउट बांग्लादेश, दो सम नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड आफ्टर 1947, मतलब ये अभी इतना दिन क्या बात चल रहा था, 47 से पहले और बांग्लादेश के इंडिपेंडेंसी से पहले दिन तक टाइम तक, लेकिन 1947 के बाद चेंजेस आ गया। द एक्ट कंटिन्यूज इन फोर्स इन इंडिया, अभी भी भारत में चल रहा है, बट इट वाज रिपील्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चेंज किया गया, ठीक है, पाकिस्तान में इसको चेंज किया गया इन 1984 और बाय द एविडेंस ऑर्डर 1984, उसका नाम दिया गया एविडेंस ऑर्डर 1984, आल्सो नोन एज क्वान ई सादत, ठीक है, वो पाकिस्तान वालों ने नाम दिया, उनका जो उर्दू नाम है उन्होंने नाम दिया। It also applies to all judicial proceedings in the court, including court martial. However, it does not apply on affidavits and arbitration. ठीक है, बाकी हर चीज में ये रूल लागू होता है। तो ये रूल का कहानी बड़ा पुराना है सर, ठीक है। 47 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हर जगह में लगता था, ठीक है। इवन बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से पहले तक भी बांग्लादेश में लगता था, जम्मू कश्मीर में इनका इस रूल का ऐसा यूज नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद जब से भारत बना है आफ्टर 1947, ये पूरा का पूरा भारत में एप्लीकेबल हो गया। समझ में कुछ आ रहा है सब? अब कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये एविडेंस एक्ट क्या कंटेन करता है, क्या सिखाएंगे हम लोगों को ये एविडेंस एक्ट, और कितना इंपॉर्टेंस है ये चीज वास्तव में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and there are 11 chapters in total under this act. Part 1 deals with relevancy of the facts. क्या चीज सर? रेलिवेंट एक्ट है ना सर, तो एविडेंस एक्ट है तो रेलिवेंसी होना चाहिए ना, कि जो इररेलिवेंट है उसके साथ तो आप बात प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज प्रूव करना है तो आपको रेलिवेंट फैक्ट्स ही कोर्ट में लाना पड़ेगा। तो पार्ट 1 जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। देयर आर 2 चैप्टर्स अंडर दिस पार्ट। ये जो पार्ट 1 है इसमें 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इज अ preliminary chapter which introduce the evidences act, and second chapter specifically deals with the relevancy of the facts, ठीक है। एक हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। पार्ट 2, अब मैट के अंदर सारा डिटेल्स मिल जाएगा आपको। पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 3 टू चैप्टर 6। चैप्टर 3 deals with facts which need not be proved. चैप्टर 3 deals with facts which need not be proved, वो फैक्ट जिसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। And chapter 4 deals with oral evidences. Chapter 4 oral evidence में बात करता है। Chapter 5 deals with documentary evidences. Documentary evidences मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। And chapter 6 deals with circumstances. Chapter 6 क्या डील करता है सर? Circumstances, परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, when documentary evidence has been given a preference over the oral evidences, ठीक है। मतलब सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर ओरल एविडेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही किसको दिया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे। ऐसे आप लोगों को पता है आजकल ओरल से ज्यादा एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री प्रूव करता है। अरे हम जिंदा है, किसी को बोल के फायदा नहीं है, क्या कोई डॉक्यूमेंट है मेरा? हाँ सर, मैं जिंदा हूँ इसका प्रूफ मैं हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट है? क्या लगता है? अरे बोलो सर, हम आप लोग सब जिंदा है इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंट की ओरल? डॉक्यूमेंट सर। डॉक्यूमेंट सर, ठीक है। कागज, कागज का इतना वैल्यू कभी सोचे हो क्या? हाँ, ओके। पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है? ये हो गया पार्ट 2। अब पार्ट 3 लास्ट पार्ट, दिस इज पार्ट 3, कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 का एरिया ये बताता है। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। भाई जो केस को मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो बेसिकली कोर्ट में केस को लाता है, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में कोई
बोलता है कि भाई इसने रूल तोड़ा, इसने लॉ को ब्रेक किया, तो जो प्रोसिक्यूटर है उसी के ऊपर आता है ना बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में वहां पर आपको बताया जाएगा। एंड चैप्टर 8 भी इसके अंदर आता है, जिसमें टॉक अबाउट एस्टोपल। एस्टोपल को अगर मैं सिंपल समझाऊं आपको, एस्टोपल का नॉर्मल मतलब होता है कि आप अगर पहले एक बात करते हो और बाद में अपने ही बात को घुमा फिरा के दूसरा पॉइंट में लाते हो, मतलब आप 2 बार एक ही चीज बोलते हो बट आपको उस पॉइंट को प्रूव कर, मतलब आप दो बार अलग अलग बात करते हो। तो बेसिकली ये ना एक तरह का बाधा क्रिएट करता है सर, ठीक है। तो ये एस्टॉपल में पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट सर एस्टॉपल। कि एस्टॉपल के बारे में मुझे आपको थोड़ा स्पेशली एस्टॉपल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। Yes. Estoppel is a very interesting fact, sir. Estoppel is a judicial device in common law legal system whereby a court may prevent or stop a person from making assertion or from going back on his or her words. The person being sanctioned is stopped. मतलब रुक जाओ, stop मतलब basically prevent. Okay. Estoppel may prevent someone from bringing a particular claim. Legal doctrine of estoppels are based in both common law and equity. It is also concept of international law. तो मतलब आप समझ रहे हो ना सर, एस्टॉपल क्या हो गया, गोइंग बैक ऑन हिज और हर वर्ड्स, मतलब आपको अपने ही वर्ड्स पे फिर से जाने के लिए आपको ही रोकता है, बिकॉज आप दो बार अलग अलग बात करते हो, ठीक है। कभी हाँ, कभी बोले थे नहीं देखा था, कभी बोलते हो हाँ देखा है, ठीक है, कभी नहीं देखा, कभी हाँ देखा, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप, ये आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम ब्रिंगिंग पर्टिकुलर क्लेम, मतलब जब आप अपने बात पे ठीक नहीं रह पाते हो तो एस्टॉपल लग जाता है। तो दिस इज बेसिकली एक प्रिवेंट का फॉर्म है, ठीक है, जो लॉ में बड़ा इंटरेस्टिंगली यूज किया जाता है। आप चाहो तो ऑनलाइन में जाके विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया में जाके एस्टॉपल के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो सर, कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टॉपल्स हैं, ठीक है, उसका यूजेज है, आपको समझ में आएगा कि किस तरह का एस्टॉपल चलता है। जितना डिटेल्स पढ़ सकते हो आप पढ़ाई जरूर कर सकते हो सर। अच्छा, चैप्टर 9 क्या बात करता है सर, टॉक्स अबाउट विटनेस। चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट विटनेस। विटनेस के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, है ना, विटनेस यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटनेस। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो क्या? किसी ने अनम्यूट किया, कुछ कहोगे, बोलो। नहीं सर, बाय मिस्टेक हुआ। ओके, इन लॉ विटनेस क्या होता है, विटनेस इज समवन हु हैज नॉलेज अबाउट अ मैटर whether they have sensed it or are testifying and another witness behalf. In law, witness is someone who either voluntarily or under compulsion provides testimonial evidences, either oral or written, or of what he or she knows or claims to know. ठीक है, बस यही होता है विटनेस। अब इसमें अगर आपको विटनेस के बारे में डिटेल्स जानना है, आप जाओ, अगेन बहुत सारा डेटा एरिया है, आप जान सकते हो। इसमें आई विटनेस किस तरह का हो सकता है, पार्टी प्रेसिपिएंट क्या हो सकता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप विटनेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हो, बट अभी जरूरत नहीं है सर, ठीक है। ओके, एंड देयर इज लास्ट चैप्टर, which chapter 11 talks about improper admission and rejection of evidences, ठीक है, improper admission and rejection of evidences। अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो एविडेंस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो चैप्टर 11 बताते हैं। तो दैट इज दी ऑल पॉइंट्स इन दी एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बोला गया है एंड 11 चैप्टर्स के अंदर बताया गया है। अब कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासिक क्लासिफिकेशंस क्या हैं? In the Evidence Act, all the provisions can be divided into 2 categories. Okay, first taking the evidences, पहले एविडेंस लो एंड उसके बाद उसको इवेल्युएट करो। ये तो नॉर्मल कोर्ट का बात हो गया ना, आप लोग कितना सारा मूवीज में देखे होंगे बचपन से, अगर मूवीज में देखे हो, अगर कभी भी रियल में कभी कोर्ट गया कभी आप लोगों ने किसी केस के बारे में, कभी भी आप लोग एक्सपीरियंस हुआ, फॉर पर्सनल रीजन हो या फिर किसी के थ्रू से हो, कभी जरूर जाने का जरूरत पड़ा आप लोगों को कोर्ट में? अरे एनी एक्सपीरियंस किसी का भी है? तथा है सर। कोर्ट जावर एक्सपीरियंस আছে? है सर। चलो सर, वेरी गुड सर। मतलब ये एक्सपीरियंस काम आता है सर। कोर्ट में क्या होता है सर, कुछ कुछ एविडेंस लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मेरे को मैंने बहुत सारा कोर्ट एक्सपीरियंस मेरा है नहीं रियल में, बट हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ कुछ रेलिवेंट कारण से,
पर्सनल नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में कोर्ट जाना पड़ा सर। तो वहां पर मुझे पता है कि बिजनेस को लेके कुछ प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट अगेंस्ट सम बिजनेसमैन, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने केस किया था। तो कुछ ऐसा केसेस कि मैं आपको बस इतना समझा सकता हूँ कि कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट का कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट बेसिकली ऑक्शन में लाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को ऑक्शन में लाता है और ऑक्शन में जो दाम पे वो प्रोडक्ट एक्चुअली मर्चेंट को खरीदना चाहिए, मर्चेंट क्या कर रहा था, मर्चेंट का अपना एक एसोसिएशन है, तो मर्चेंट एसोसिएशन ना अपने अंदर ना एक टाई अप कर रहा था कि हम लोग गवर्नमेंट का जो प्रोडक्ट का दाम है, प्राइस है, उसको ज्यादा उठने नहीं देंगे, मतलब केसेस कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज मानो गवर्नमेंट दाम दे रहा है 10,000, बिजनेसमैन लोग, अच्छा 10,000 का दाम है, अब उसमें ऑक्शन चलता है, तो सपोज किसी ने दाम, गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है 10,000, अब उसका मार्केट रेट मैक्सिमम जाना चाहिए 50,000 से फॉर एग्जाम्पल। अब बिजनेसमैन क्या कर रहा है, ये कोर्ट ऑफ मतलब अपने पर्सनली ये लोग मीट करता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम को 50,000 तक जाने से रोकता है, बिकॉज ये इंडिविजुअल सेटलमेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज वो 50,000 तक जाना चाहिए, बट बिजनेसमैन क्या कर रहा है, जो मर्चेंट है वो अपने अंदर एसोसिएशन क्रिएट करके 30,000 35,000 के अंदर उसको रोक दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इस तो बेसिकली तो गवर्नमेंट का कहना है कि बिजनेसमैन गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस करा रहा है, लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करें। आपको मेरा बात कुछ समझ में आया? आप लोग गवर्नमेंट ऑक्शन के बारे में जानते हो सर? एक सिंपल सा एक केस लिया आपके सामने, गवर्नमेंट का बहुत सारा चीजों का ऑक्शन होता है सर, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, गवर्नमेंट का ऑक्शंस का प्रोडक्ट का अभाव नहीं है, क्या चीज आपको लेना है बोलो, आपको मतलब देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट क्या करता है सर, ऑक्शंस में लाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का भी आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज है, एग्रीकल्चरल का, लैंड बिल्डिंग का, मिसलेनियस का, क्या चाहिए आपको। तो कहने का मतलब क्या है, समझे ना। तो प्रोडक्ट का जो दाम गवर्नमेंट एक रेट लगाता है, उसके ऊपर क्या होता है, बोली लगता है, मतलब ऑक्शन में क्या होता है ना, बीडिंग होता है। अब बीडिंग करके प्रोडक्ट का एक मैक्सिमम रेट सबको पता होता है, जो लोग मार्चेंट होता है कि भाई इसका दाम इतना जाना चाहिए, इस काइंड ऑफ दैट, इसका दाम इतना जाना चाहिए। लेकिन वो लोग पहले से ही ना उस दाम को वहां तक जाने के लिए रोकता है, कैसे, वो मार्चेंट के अंदर ना वो लोग खुद टाई अप कर लेते हैं कि भाई हम लोग ना इससे ज्यादा दाम नहीं लगाएंगे, तो गवर्नमेंट बाध्य हो जाएगा सस्ता में मेरे को दाम रिलीज करने में। तो बेसिकली ये उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि आप लोग इस तरह का मतलब अपने अंदर कम्युनिटी बना के गवर्नमेंट का रेवेन्यू को लॉस कर रहे हो। आप लोगों को मेरा केस कुछ समझ में आया? हाँ क्या रे, जो स्टोरी में आपको सुनाया, ये स्टोरी आपको समझ में आया? ज्योति, रोशनी, किसी को नहीं समझ में आया सर? है दादा। है सर। है ना। यहाँ पर एक्चुअली मैं देख रहा था कि क्या क्या ऑप्शंस में करेंटली गवर्नमेंट का है। ये ऑप्शंस बहुत कुछ रहता है डेटा, तो ऐसा ही ऑप्शंस का सिचुएशंस था। प्रोडक्ट, ये देखो बीट देना पड़ता है, देख रहे हो सर, ऑप्शन स्टार्टिंग टुडे, क्या ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस, ठीक है, कभी बाद में मेरे को डेटा मिलेगा ना, मैं आपको शेयर करूंगा, मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट ऑप्शंस करते हैं। तो आप चाहो तो खुद भी जाके ये ऑप्शन इंडिया में जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको तो मैंने दिखाया कितना सारा प्रोडक्ट का ऑप्शंस होता है। तो ऐसा ही एक सिचुएशंस में मुझे एक 2-3 बार मौका मिला था कोर्ट में, किस तरह से सिचुएशंस होता है तो उसको देखने का। तो सिंपल सिचुएशन वो लोग क्रिएट करते हैं सर, एक एविडेंस है कि पहले कोर्ट क्या करता है, एविडेंस मांगता है। जैसे आप मूवीज में भी देखे होंगे ना कि भाई किसी के अगेंस्ट में कुछ भी आप कोर्ट में लाते हो कि भाई ये गलती किया है, लॉ को तोड़ा है, तो फर्स्ट यू नीड टू सबमिट सम एविडेंसेस एंड कोर्ट विल टेकिंग द एविडेंसेस। तो फर्स्ट वर्क इज द टेकिंग एविडेंसेस एंड सेकंड इज द इवैल्यूएशन, ठीक है, अब कोर्ट उसको इवैल्यूएट करेगा। Now, point is that taking evidences, parties to a proceeding before a court of law can adduce only admissible evidences, ठीक है, मतलब जो evidences actually आप add कर सकते हो। Admissible evidences are either fact in issue या फिर आप ऐसे बोलो relevant facts, दोनों एक ही बात है।
फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट्स, मतलब जो रेलिवेंट फैक्ट्स है आप वही सबमिट करो, इररेलेवेंट फैक्ट्स मतलब जो उस पर्टिकुलर केस के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसा फैक्ट तो आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि कई बार जज आपको सवाल करता है कि भाई इसका इस केस से क्या ताल्लुक है ना, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि शायद कोर्ट को लगे कि ये इररेलेवेंट है, बट आपको अगर लगता है कि वो रेलिवेंट है, देन एज ए लॉयर आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो वो पार्टीज जो होते हैं उनको प्रूव करना होगा, प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना होगा, समथिंग लाइक दैट, व्हिच आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग adduced by any other provision of Indian Evidence Act 1872. And section 3 of the act define fact, और क्या प्रूव करता है, डिफाइन फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट्स। सिंपल बात है कि आप जो भी कोड में लेके जाओगे, जो भी एविडेंसेस का बात है, वो फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट्स होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 एंड 60, फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड बाय टू वेज। फैक्ट को दो वे से प्रूव किया जा सकता है, वन इज ओरली एंड सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। पहला बात हो गया सर ओरल प्रूफ एंड सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री में सर इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ओके। आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी इसको डॉक्यूमेंट में लाया जाता है, नॉट जस्ट एवरीथिंग फिजिकल होना चाहिए, आजकल ऐसा बात नहीं है सर। तो ओरल एविडेंसेस मोस्टली सजेस्टेड द वर्बल डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट एंड नॉट अदरवाइज, ठीक है। वर्बल मतलब आप मुंह में बोलोगे, and which include oral statement regarding materials too, okay. Documentary evidences suggest the documents, so the evidence regarding matter which have number of facts for which evidence by way of oral or documentary produced before the court for its evaluation for either one fact or fact, या तो एक फैक्ट हो सकता है या फिर बहुत सारा फैक्ट्स हो सकता है, ठीक है। वो आपको डॉक्यूमेंट्री के अंदर प्रूव करके देना होगा। कोर्ट बाय गोइंग थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, अब कोर्ट क्या करेगा, लॉयर्स बेसिकली जो जज है, जो बेंच में है, जो बेसिकली मैटर के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है। कोर्ट बाय गोइंग थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड ओरल एविडेंसेस डिसाइड दैट पर्टिकुलर फैक्ट एंड ऑल फैक्ट्स आर प्रूव्ड और नॉट, whether the fact or facts can be presumed to be proved, क्या हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रूव किया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो जो कोर्ट में जज बैठे हुए होते हैं, जो जज का बेंच होते हैं, वो डिसाइड कर लेता है, तो वो इवेल्युएट करेगा, ठीक है। अब डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन इवेल्युएशन एज अबव सेड by looking into the oral and documentary evidences, court decide whether particular fact is proved or not, whether particular fact is proved or not, or facts are proved or not, या तो पर्टिकुलर फैक्ट या तो फैक्ट्स, या तो प्रूव होगा या तो नहीं होगा। इन इवैल्यूएशन देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, इवैल्यूएशन में दो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है टू प्रूव फैक्ट्स, वन इज प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव, एंड अदर इज प्रिजम्पशंस, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव। प्रूव मतलब प्रूव कर लेना, ठीक है, फैक्ट्स प्रूव हो गया। डिसप्रूव मतलब प्रूव नहीं हो पा रहा है, एंड नॉट प्रूव मतलब अभी भी प्रूवमेंट करना बाकी है, ठीक है। डिसप्रूव मतलब बेसिकली प्रूव कर मतलब प्रूव नहीं हो सकता, डिसप्रूव हो रहा है, ठीक है, या फिर आप नॉट प्रूव भी बोल सकते हो उसको। एंड अदर इज प्रिजम्पशंस, अदर इज प्रिजम्पशंस, द फैक्ट इज प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, इस तरह का। मतलब प्रिजम्पशंस कैसे कैसे हो सकता है, फैक्ट इज प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम मतलब मान लेते हैं, शैल प्रिज्यूम हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ, यस कंक्लूजन एक आ रहा है। After going to oral and documentary evidences, courts see that whether any fact or facts are proved by looking to such evidence or not. If all no evidences is given or enough evidences is given for the fact, it is said fact is not proved. If all no evidence is given or enough evidence is given for fact, it's said fact is not proved. The second concept for evaluation is presumption. मतलब अगर not proved है तो फिर presumptions में जाएंगे। In evidence, many sections suggest these presumptions where there is said facts may presume court is extremely free to believe it or not and may ask to prove the fact. According to section 4 in shall presume में क्या करते हैं, court has no discretion and should consider the fact as proved unless it is disproved. जब तक डिस्प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसको प्रूव ही मान लेंगे। Where in any provisions it is said that particular fact in particular circumstances must be concluded as conclusive proof, court has to regard it as proved and shall not allow parties to adduce evidence to rebut it. मतलब जब कोई चीज प्रूव हो जाता है
ठीक है, जब कोई चीज प्रूव हो जाती है, कोर्ट हैज टू रिगार्ड इट एज प्रूव एंड शैल नॉट अलाउज पार्टीज टू एड्यूस एविडेंस टू रिबट इट। रिबट इट मतलब फिर से क्लेम करना कि वो डिस्प्रूव है, ठीक है। तो कोर्ट के पास जब ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है ना, एक बार कंक्लूजन निकल गया तो फिर बाद में कोर्ट और ये मौका नहीं देता कि आप फिर से उसको डिस्प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, बिकॉज वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब देखना पड़ता है कि भाई कौन से कोर्ट में हुआ है। आप लोगों को पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं हम लोग कि जब मानो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक एरिया होता है जज कोर्ट का, ठीक है, फिर वहां से हाई कोर्ट तक जाता है, ठीक है, लोकल कोर्ट फ्रॉम वहां से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, कि अगर मानो कि लोकल कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रूफ दे दिया फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो कहीं नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो कंक्लूसिव है। जैसे मानो रिसेंटली कुछ ऐसे फेमस केसेस हुआ है ना, रिसेंटली ऐसा कुछ फेमस कंक्लूसिव प्रूफ लिया गया, जैसे कि मानो आपको मैं क्या बताऊं, राम मंदिर वाला इशू, ठीक है। अब राम मंदिर वाला इशू में वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था सर, कि वो जो जमीन था वो एक्चुअली ओनरशिप मोड पे था, वो जिसके नाम पे था क्या वो जमीन उनका है कि नहीं उसके लिए था। ये कोई एक्चुअली ये जो राम मंदिर का मामला था ना, वो केस एक्चुअली ये मंदिर मस्जिद का मामला था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, उसने फैक्ट कभी देखा ही नहीं, ठीक है। राम मंदिर वाला केस एक्चुअली टाइटल ऑफ ओनरशिप का था, ठीक है, टाइटल शूट था। टाइटल शूट मतलब वो जमीन किसका है, एक्चुअली ये जमीन का विवाद था। वहां पर एक्चुअली किसी का जमीन था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया था, तो वो जिसका जमीन है उसका क्लेम था, इसको लेके राम मंदिर का इशू था, इसलिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठा पाया। इवन मुस्लिम लॉ बोर्ड भी चुप था, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं था, समझ रहे हो। सिमिलरली ये जो ट्रिपल तलाक का इशू था, अनदर फेमस केस आप लोगों को पता है, उसमें और कोई क्या कुछ बोलेगा। ट्रिपल तलाक तो सायरा बानो जिस लड़की ने इसको, औरत ने इसको एक्चुअली कोर्ट में एक्चुअली इसको ये किया, ट्रिपल तलाक जो एक्चुअली सोशल कस्टम्स के अगेंस्ट में था, है ना, तो इसको लेके तो कोर्ट डिसीजन ही नहीं लिया, मतलब बहुत ही जल्दी इसको प्रूव कर दिया गया। मतलब सोशल वाले जो था ना सर, सोशल कस्टम्स वाले, ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब इनका कुछ टिका ही नहीं मार्केट में, क्या बोलेगा। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, ठीक है। और क्या बताऊं रिसेंटली, अच्छा हाँ, रिसेंट हमारा जो फार्म बिल है उसको गवर्नमेंट विथड्रॉ कर दिया, वो तो एक्ट बना नहीं था सर, उससे डिफरेंट इशू। ओके, समझ में कुछ आ रहा है सर? हेलो, कि कोर्ट किस तरह से काम करता है? अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ये जूही चावला ये रिसेंटली केस किया था, आप लोगों को पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। जूही चावला सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा केस किया था रिसेंटली, आप लोगों को पता है किस बारे में केस था? आर्यन खान का केस नहीं सर। यस, ये देखो, ये वाला केस जानते हो आप लोग? फॉर पब्लिसिटी जूही चावला's 5G केस डिसमिस्ड, कोर्ट सेज पे 20 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने जूही चावला ने कोर्ट में केस किया था। द कोर्ट आल्सो ऑर्डर्ड एक्शन अगेंस्ट प्रूफ हु इंटरप्टेड a virtual hearing on Wednesday using a link the actor had shared on social media. मैं आपको दिखाता हूँ। जूही चावला's petition against the rollout of 5G in the country. जूही चावला पिटीशन डाला था कि कंट्री में 5G अलाउड नहीं करना चाहिए, was thrown out on Friday by the Delhi High Court, which said, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, said in a very stern remark that the lawsuit was apparently for publicity. The suit is dismissed. Plaintiffs abused the process of law. The cost of 20 lakh is imposed on plaintiffs. The court said directing Jui Chawla and others to deposit court fee. The court also ordered action against people who interrupted a virtual hearing on Wednesday using a link the actor had shared the social media songs from her films. It appears that shoot was publicity. Jui Chawla circulated a link for the hearing on social media. The High Court said asking the Delhi police to identify the take against the robbed singers. When Jui Chawla's lawyers Deepak Khosla asked for the order to be put on hold, arguing that costs were without any legal basis, the court snapped, the matter is over, you have your legal remedies, counsel should know this limits. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कुछ ऐसा केसेस किया था कि भाई कंट्री इंडिया में 5G रोल आउट होने नहीं देगा ड्यू टू मतलब ये नेचर को खराब करेगा, कुछ ऐसा एक रूल्स दिखा के जूही चावला ने कोर्ट में केस फाइल किया था। तो कोर्ट ने भी बड़ा अच्छा सवाल किया था उनको
कि आप 4G के टाइम पे कहाँ थे, ठीक है, आप 3G के टाइम पे कहाँ थे, आप खुद कुछ नहीं यूज करते, ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैटर सामने आया था, तो कोर्ट खारिज कर दिया सर, ठीक है, डिसप्रूव, ठीक है, इसको प्रूव करना नामुमकिन था। जैसे रिसेंटली ये स्कूल जब भी गवर्नमेंट ने स्कूल ऑन करने के बारे में बोला, ठीक है, ये जो रिसेंटली स्कूल कॉलेज ओपन हुआ है ना सर, तो कैलकाटा हाई कोर्ट में किसी ने स्कूल ओपनिंग के ऊपर केस कर दिया था, PIL फाइल कर दिया था, जानते हो सर, खबर है तो था। হ্যাঁ স্যার, একটা এনজিও থেকে মনে হয় করেছিল, ঠিক মানে কে করেছিল জানি না। ये कैलकाटा हाई कोर्ट रिजेक्ट्स PIL अगेंस्ट स्कूल रीओपनिंग, ये देखो ये वाला केस रिसेंट केस है, एकदम एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। द बेंच ऑब्जर्व दैट petitioners failed to cite proper reason for her apprehension that reopening schools would put extra pressure on students and parents, ठीक है, ये केस था जिन्होंने PIL फाइल किया था। The division bench of Calcutta High Court, headed by Chief Justice Prakash Srivastava, on Thursday rejected a public interest litigation challenging the state government decisions to reopen schools। किसने किया था? Headed by Chief Justice has rejected public interest litigation challenging the state government decision। state government ने जो स्कूल रीओपन करने का डिसीजन लिया and colleges from November 16, ठीक है, मतलब 3-4 दिन पुराना बात है। While rejecting the petition by a law student, the bench observed that the petitioner failed to cite proper reasons for her apprehension that reopening school would put extra pressure on students and parents। प्रूव करने आपको बेसिकली प्रूव करना है कि आप बताओ कि कैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट पे ये बार्डन हो सकता है। Petitioner had claimed that notification issued by the state education department was confusing as it had been decided that students would be allowed to choose between online and offline examinations. The state advocate general S.N. Mukherjee informed the court that the state authorities had taken steps to sanitize schools buildings. The advocate general also said the morale of the students would break down further if the educational institutions were not reopened now. Yes, I'm fully agree. The petitioner had also alleged that the decisions to reopen schools would put extra financial pressures on parents, many of whom were still in financial trouble because of the pandemic. The bench held the parents would have the liberty to inform schools if they had any problem in regard to the decisions of reopening educational institutions and the process of examinations। समझ रहे हो सर? तो इसका भी प्रूव नहीं कर पाया, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था कि स्कूल रीओपन करने से एक्स्ट्रा बर्डन आएगा पेरेंट्स पे और स्टूडेंट्स पे, इसका कोई प्रॉपर प्रूवमेंट नहीं कर पाया जिसने भी इसको PIL को फाइल किया था प्रोसिक्यूटर्स ने। एज सच गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस किया था, बट दे प्रूव नथिंग, नॉट प्रूव सर। बात कुछ समझ में आ गया सर? हेलो, समझ आ रहा है ना सर कि হ্যাঁ স্যার। ठीक है, एग्जैक्टली एविडेंस एक्ट लॉजिक पे काम करता है, ठीक है, एविडेंस पे काम करता है, लॉजिक इज देयर एंड कई बार गलती भी होता है एविडेंस पे, ऐसा बात नहीं है, बट इसका एक बड़ा ही सिंपल बेसिक्स है, सिंपल बेसिस भी है और बेसिक्स भी है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस एंड इन 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 सवाल पे आपको एविडेंस एक्ट अभी समझाया जाएगा, ठीक है, क्लासिफाई किया जाएगा। एविडेंस एक्ट में बी डिवाइडेड इन 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एविडेंस गिवन ऑफ, ठीक है, आंसर क्या होगा? एविडेंस क्या है? फैक्ट्स, इश्यू ऑफ फैक्ट्स और रेलेवेंट फैक्ट्स, दिस इज द आंसर। व्हाट इज द एविडेंस गिवन? फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स, हाँ, इररेलेवेंट फैक्ट्स थोड़ी ना सबमिट करोगे भाई। क्वेश्चन 2, हाउ द एविडेंसेस ऑफ सच फैक्ट्स आर गिवन, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? एविडेंस ऑफ सच फैक्ट इज गिवन आइदर बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या तो ओरल होगा या तो डॉक्यूमेंट्री होगा। क्वेश्चन 3, ऑन हुम डज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई, किसके ऊपर बर्डन, मतलब ये बर्डन होता है कि भाई प्रूफ करो, केस लाए हो तो। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट और ओनर्स ऑफ प्रूफ, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी बोलते हैं, ओनर्स ऑफ प्रूफ भी बोलते हैं। ओनर्स ऑफ प्रूफ मींस टू प्रूव होल केस, आपको पूरा केस प्रूव करना होगा। जैसे जिसने भी आर्यन खान के अगेंस्ट में केस लाया था उसको प्रूव करना होगा ना कि भाई आर्यन खान ने सच में ड्रग्स लिया था कि नहीं, ड्रग्स का डीलिंग के साथ कुछ कनेक्टेड है कि नहीं। अगर प्रूफ नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई बोलेगा सर पैसा खा लिया होगा, ये खा लिया होगा, वो कोर्ट का बात नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो अलग मैटर है, मतलब वो तो दूसरा पॉइंट में जा रहा है, बट कोर्ट प्रूफ मांगेगा आपसे। प्रोसिक्यूशन इंचार्ज, ठीक है, किसको करना है? लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन इंचार्ज। हु इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन सर?
चलो दिखाते हैं आपको थोड़ा प्रोसिक्यूशन के बारे में, थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं. हु इज प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट? प्रोसिक्यूशन किसको बोलेंगे सर? ये प्रोसिक्यूटर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोसिक्यूशंस इन स्टेट्स with either the common law, adversarial system or civil law inquisitorial system. The prosecution is the legal party responsible for presenting the case in a criminal trial against an individual accused of breaking the law. ठीक है, आप अगर किसी के अगेंस्ट में केस को लाए हो कि भाई इसने लॉ तोड़ रहा है, तो जो वो केस को ला रहा है उसको टिपिकली द प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट और द गवर्नमेंट इन केस ब्रॉट अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन. ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो कोर्ट में किसी के अगेंस्ट में केस को लाते हैं. ठीक है, दैट इज सिंपल. तो प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सर, कि भाई केस को प्रूव करना है. ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ या फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ. व्हाट आर द इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट्स? क्वेश्चन 4, व्हाट आर द इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या निकलेगा? आंसर क्या है? फोर्थ आंसर देखो, द इवैल्यूएशन इज प्रूफ और प्रिजम्पशंस ऑफ प्रूफ. या तो प्रूफ या तो प्रिजम्पशंस. The fact is either proved, disproved or not proved. या तो proof होगा या तो disproved या तो not proved होगा. और there may be presumption that proof of facts may presume, shall presume या फिर conclusive. ऐसा भी होता है, may presume, shall presume, conclusive proof. ये भी 3 तरह का प्रूफ सिस्टम चलता है. तो अगर आप मुझे पूछोगे क्या सर यही है एविडेंस एक्ट? सर इन सिंपल यही है एविडेंस एक्ट. अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को एविडेंस एक्ट समझ में आया कि एविडेंस एक्ट क्या है? बोलो सर, एक्ट क्लियर है कि नहीं? ये पहला बात है सर. अगर एक्ट क्लियर होगा तो एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएगा. बोलो सर. हाँ सर. रोशनी, ज्योति, क्लियर है एक्ट? बोलो. है दादा. ओके, तो एक इलस्ट्रेशन देखो, इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर ही कुछ इलस्ट्रेशन है. आप चाहो तो गो थ्रू जैसे ही करोगे ना आपको समझ में आ जाना चाहिए. इलस्ट्रेशन that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. Okay, बोला है that a man heard of something is a fact. That a man said certain word is a fact. That a man holds a certain opinion, has certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses of a particular word in a particular sense, or is or was at the specified time conscious of a particular sensation is a fact. That a man has a certain reputation is a fact. Okay, ये फैक्ट है. मतलब फैक्ट क्या क्या हो सकता है? द फैक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स. ठीक है, इसमें जो ए बी एंड सी है, ठीक है, that act as certain, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. That a man heard of saw something is a fact. That a man said certain words is a fact. ये जो A, B and C है is example of physical facts. Whereas illustration D and E जो है, that is a man hold a certain opinion, उसके कुछ opinion है, has certain intention, act in good faith or fraudulently, या तो good faith में या तो fraud करके, uses a particular word, कुछ सोच के use किया होगा, particular sense में use किया होगा, और is or was the specified time conscious of a particular sensation. ठीक है, या फिर the man has certain reputation. ये सब क्या है? ये सब psychological beats. ठीक है, ये सब साइकोलॉजिकल है. तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है. ठीक है, ये सब कुछ इलस्ट्रेशन अब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना आपको समझ में आता जाएगा कि फैक्ट्स कितना तरह का हो सकता है, फैक्ट्स को कैसे विचार किया जाता है, कुछ समथिंग लाइक दैट. देखो ये वाला देखो, ये किस बेसिस पे है? Evidence may be given of facts issued and relevant facts. According to section 5, evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no others. The explanation open to section 5, however, makes it clear that
This section shall not be enable any person to give evidence of fact to which he is disentitled to prove by any provisions of the law. तो चलो देखते हैं क्या बात निकलता है. A is tried to murder of B by beating him with a club of with intention of causing his death. As A's trial, the following facts are in issue. क्या क्या होगा A के अगेंस्ट में, क्या क्या ट्रायल चलेगा. A is beating B with a club. A is causing B's death by such beating. A is intention to cause B's death. ये सब उनके अगेंस्ट में क्या बन रहा है, फैक्ट्स बन रहा है. ठीक है. A shooter does not bring with him and have a readiness for production at first hearing of the case a bond on which he relies. The section does not enable him to produce the bond or prove it contains a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure. It is evident that on the fact in issue and relevant facts, आपको मैं बार बार बोल रहा था, इट्स एविडेंट दैट ऑन द फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स में बी गिवन इन एविडेंस. एविडेंस में सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट ही आता है. और रेलिवेंट फैक्ट क्या है आपको मैं ऑलरेडी बता दिया, आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो. लॉजिकल रेलिवेंसी या फिर लीगल रेलिवेंसी, फैक्ट्स इन इशू, जो मैं आपको ओवरऑल सारा का सारा पॉइंट्स एक बार गो थ्रू करा चुका. ठीक है. तो प्लीज आप लोग एक बार क्या करोगे सर, इंस्टीट्यूट के मैट में जाना है, एक बार पूरा मैं समरी नोट शेयर कर देता हूँ. ठीक है. और उसके बाद इंस्टीट्यूट के मैट को एक बार आंख लगाना है. ठीक है. चुपचाप जो भी है एक बार देख लो क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है. उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आया है अब उसको एक बार गो थ्रू करो. ठीक है. उसके बाद देखो कि क्या डाउट रहता है. अगर डाउट कुछ रहता है तो आप मुझे बताओ सर ये वाला क्वेश्चन का मतलब समझा दो, मैं समझा दूंगा. ठीक है. बेसिकली आप ईयरली क्वेश्चंस जो हैं उसको करने से ही होगा. ठीक है. तो ये रहा सर इंडियन एविडेंस एक्ट. जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स या स्कैनर्स जो भी आप लोगों के पास है मैं नो सर, तो वहाँ से सॉल्व करो और सॉल्व करके देखो कि एविडेंस एक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं. लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो. अगर डाउट है तो पूछ लो सर किसका मतलब जो भी है. ठीक है. इतना ही है सर आज, बोलो. ठीक है. ओके सर, बाय फिर, टाटा. बाय सर. बाय सर, बाय. राखची सर. अच्छा, टाटा.